तो अब की बार बिहार में बनेगी किसकी सरकार? नतीजे कल आएंगे। मतगणना कल 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन पर वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल ने अपना अपना एग्जिट पोल जो है वो दे दिया है। सबसे पहले आपको बता दें रवि उपाध्याय जी ने क्या कुछ कहा है, उनके नतीजे आपको दिखा देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी प्लस को 98 से लेकर 110 सीटें मिलेंगी, वहीं आरजेडी और उनके सहयोगियों को 108 से 120 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। ओपी यादव जी चुनावी विश्लेषक हैं, उनका कहना है बीजेपी के खाते में 100 से 105 सीटें आ सकती हैं, आरजेडी के खाते में 125 से 130 और अन्य के खाते में 12 सीटें। यहाँ अन्य के खाते में अच्छी सीटें आएंगी। वहीं विनोद अग्निहोत्री जी क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं आरजेडी यानी महागठबंधन को, 150 सीटें दे रहे हैं, क्लीन स्वीप एक तरह से करा रहे हैं। और नीतीश और बीजेपी के इस सहयोग को कह रहे हैं 85 सीटें मिलेंगी और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। एनके सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी और नीतीश की जोड़ी जो है 90 से 110 सीटें ले सकती है, आरजेडी और कांग्रेस और समाजवादी मिलकर 115 से 135 सीटें ले जा सकते हैं, अन्य के खाते में 18 सीटें जो हैं यहां पर आ सकती हैं। लेकिन फैजान अहमद, उनका आकलन सबसे अलग है। वो हमारे पूरे पैनल में अकेले हैं जो बीजेपी और सहयोगियों को 120 सीटें दे रहे हैं, यानी नीतीश 120 सीटें तक लाने में कामयाब होंगे, एक बार फिर से शायद सरकार बना लें। आरजेडी को और कांग्रेस और ये जो समाजवाद का पूरा गठबंधन है वामपंथ का 115 और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन नतीजों का क्या कुछ होगा, क्या कुछ मायने हैं, किस तरह से इनको समझा जाए, एनालिसिस किया जाए। मैं अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए रवि उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। तेजस्वी यादव नीतीश राज में डिप्टी सीएम से लेकर उनकी अब तक की जो छवि रही थी, अगर ये पिछले 6 महीने हटा दें तो बार बार सब लोग कहते थे कि लालू यादव के उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है सही अपना राजनीतिक, तेजस्वी उतना ज्यादा वक्त बिहार में नहीं देते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से उन्होंने अकेले अपने कंधे पर ही पूरा का पूरा चुनाव लिया, औसतन रोज 12 से 15 रैली की है, किस तरह से देखते हैं कितने परिपक्व हो गए हैं वो, और अगर यही नतीजे भी तब्दील होते हैं तो जीत का श्रेय तेजस्वी को या फिर नीतीश से नाराजगी को? देखिए, एक बात तो क्लियर कट है कि इतने कम छोटी आयु में इतने युवा तेजस्वी प्रसाद यादव इस तमाम महारथियों के बीच में अकेले उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरता था, और उसके बावजूद देखिए कि दिन भर में वो 17-18, आप तो 12-13 करें, हम तो कह रहे हैं 18-19 तक उन्होंने मीटिंग किया है एक दिन में। पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना ये कम बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए उन जरा सा भी वो थकान सिकन उनके चेहरे पर नहीं, और शाम को आकर के रोज पार्टी ऑफिस में फिर संवाद का कार्यक्रम करना, तो यह अपने आप में एकदम क्लियर, और वो पूरी तरह से उत्साह और आत्मविश्वास से लवरेज नजर आते थे कि हमको कहीं ना कहीं सत्ता के हम बहुत करीब चल रहे हैं। और वो देखिए, एक बात समझने वाली है कि हम नहीं कह रहे, ये बिहार में कहावत ये कहता है कि तीसरे चरण में जो मिथिलांचल और सीमांचल का जो मतदान हुआ, तो सीमांचल और मिथिलांचल में अगर जिसके पक्ष में वोट पड़ता है तो उसकी सरकार बनती है। तो ये सीमांचल के इलाके में जो थर्ड फेज का चुनाव हुआ, उस दिन जो वोट पड़ा, उसके बाद से महागठबंधन के लोग और अस्वस्थ हो गए कि अब निश्चित तौर पे देखिए मिथिलांचल और सीमांचल में आपको ओवैसी जी की पार्टी माने वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में और आरएलएसपी के साथ में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही थी, बावजूद इसके वो वहां पे सेंधमारी नहीं कर सकी है जितनी उम्मीद की जा रही थी कि ओवैसी जी की पार्टी सीमांचल में कुछ करेगी, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। तो यह सब तेजस्वी का, और तेजस्वी कहीं भी पूरे चुनाव में कहीं भी मुद्दे से कहीं भटके नहीं। वो युवा और बेरोजगारी एकदम टारगेट करके पूरे चुनाव में ये उनका जो 2 मुद्दा रहा उसको लेकर के चलते रहे, और तमाम जगह पर आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में युवा उनके साथ में जुड़ते चले आ रहे थे। जितनी भी रैलियां को उन्होंने संबोधित किया, उसमें सभी जगह पर युवाओं की बड़ी तादाद देखी गई, और यादव जी के पास इसी का नतीजा है कि आप जो आज महागठबंधन और जी तेजस्वी की मेहनत के साथ साथ ओपी यादव जी, अगर देखा जाए तो यहां पर चुनाव के अंदर हमने देखा कि अंत आते आते जय श्री राम, भारत माता, सब कुछ आ गया था। यह भी लोगों को अगर लुभा नहीं पाया है तो कहीं ना कहीं वाकई में अगर हम कहें कि विकास के मुद्दे पर ही यह चुनाव हुआ था।
ओपी यादव जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, लगता है उन्हें आवाज जी, नहीं। जी जी, मैं आपसे देखिए मैडम, बिहार में शुरुआत, बोलिए बोलिए सर। मेरी आवाज आपको बिल्कुल आ रही है मैडम जी। बिहार का शुरुआती कैंपेन से ही देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल ने कैंपेन की शुरुआत किया, शुरुआती दौर में महागठबंधन को बड़ा बनाने की कवायद की गई। जेएमएम के माध्यम से आदिवासियों, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से खासकर कोयरी कुशवाहा वोट बैंक पर, कांग्रेस के माध्यम से श्रवण मतदाताओं पर एक फोकस किया गया, जीतन राम मांझी के माध्यम से दलित मतदाताओं पर, और मल्लाह समुदाय खासकर निषाद समुदाय में वीआईपी की भूमिका को लेकर के महागठबंधन का एक ग्रैंड अलायंस की बात हुई। लेकिन जीतन राम मांझी छोड़ के गए तो एक मैसेज ये गया कि दलितों में कुछ डिरेल हो रहा है मामला। मुकेश साहनी के जाने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद, और एक बड़ा डेवलपमेंट जो लालू जी के लंबे समय तक साथी रहे, भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिरी जीवन के आखिरी क्षणों में जब रेजिग्नेशन पार्टी से दे दिया, तो एक लगने लगा कि अब जो तेजस्वी का पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो उनका कद है, वो कहीं ना कहीं छोटा है नीतीश कुमार जी की कंपैरिजन में। सुशासन बाबू 15 साल का लंबा टेन्योर, और इन सारी चीजों को देखते हुए शुरुआती दौर में मीडिया के हलकों में भी ये चर्चा थी कि तेजस्वी का जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने उन मुद्दों को छुआ। देखिए, उन्होंने समण समाज से माफी मांग लिया अपने पिताजी के कार्यकाल को लेकर के, शुरुआती दौर में एक बड़ा मैसेज वहां से चला गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट नहीं किया, उन्होंने चीफ सूबे के वजीर आला नीतीश कुमार साहब को टारगेट किया। कंसंट्रेट चुनाव था उनका, बेरोजगारी के मुद्दे पर, यूथ के मुद्दे पर, और A to Z की बात। उन्होंने सामाजिक न्याय, जो उनके पिताजी का मामला था, सामाजिक न्याय को उन्होंने आर्थिक न्याय में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा कंसंट्रेशन नौजवानों पर कर दिया। तो एक तरह से यूथ हाईकॉन जो बिहार में उन्होंने, और पूरा चुनाव, जब अपनी सफलताएं ना हो गिनाने के लिए, तो दूसरे को इतना विफल साबित कर दीजिए कि सामने वाला नकारा लगने लगे, और यही उन्होंने करा और अपने पूरे चुनाव को कहीं भी भटकने नहीं दिया। उनकी रणनीति रही। एनके सिंह जी, क्या अगर यही जो अभी आप लोगों का आकलन है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, अगर यही नतीजे भी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार चुनावों का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर भी असर होगा? और क्या जो हम एक मजबूत एकजुट विपक्ष की बात कह रहे थे, लेकिन 2019 के नतीजों से वो पूरा धराशायी होता हुआ नजर आने लगा था, क्या एक बार फिर उसमें नई जान आएगी? पिनाज, कुछ राज्य देश में ऐसे हैं जिनके पॉलिटिकल उठापटक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पूरे देश को मुतासिर करते हैं और केंद्र में रिफ्लेक्ट करते हैं कि केंद्र की इस समय बैरोमीटर में क्या स्थिति है। बिहार एक वैसा राज्य है। अगर बिहार में जो हम लोग कह रहे हैं, अगर वो पॉसिबल होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर आपके जो बैठे हैं पैनलिस्ट, उनको देख लीजिए या सभी को देखिए, तो एक को छोड़ के लगभग सभी कह रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है तेजस्वी की। तो यहां पे ये जो चेंज होगा, ये क्वांटम लीप होगा पब्लिक परसेप्शन में, और तेजस्वी की मकबूलियत आई कैसे? अगर आप इस पे गौर करें तो डेमोक्रेसी में एक लीडर एक शून्यता क्रिएट करता है और दूसरा उसको विपक्ष हो या साथ का हो वो फिल करता है। मनमोहन सिंह के शासन काल में जब अन्ना आंदोलन चला, उसके बाद से करप्शन के केसेस हुए, 2G स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, जनता नाराज होने लगी। उसी समय मोदी इमर्ज करते हैं और उस शून्यता को भरते हैं। यहां पे भी यही हुआ है। नाराजगी नीतीश से थी और एक चेहरा युवा आता है और कोई समझाने वाला, तेजस्वी का कोई स्ट्रेटेजिस्ट है जो बेहद इंटेलिजेंट है। उसने लालू के बैगेज को हटाने के लिए लालू को सीन से गायब कर दिया, राबड़ी को सीन से गायब कर दिया, मीसा, तेज प्रताप, ये सारे गायब हो गए। एक अकेला लड़का था, ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु की तरह अकेला सब कुछ कर रहा है, और किया भी। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट था उसने बड़ा क्लियर किया कि रोजगार मुद्दा है, इसको धीरे से हाईलाइट करो, क्योंकि पोस्ट कोरोना जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई है वो रोजगार की हुई है। और ये ले आया, बीजेपी को फॉलो करना पड़ा या नीतीश को फॉलो करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से तेजस्वी ने बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। बिल्कुल, उन्होंने अपने पोस्टर से लालू राबड़ी को, अगर ये चुनाव बदलता है जी, तो ये केंद्र पे जी अपनी बात पूरी करें, मैं माफी चाहूंगी। लगता है कुछ अभी अजी इसमें सिर्फ ये है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है ये केंद्र पे भी जाएगा।
तो केंद्र पर भी इसका रिफ्लेक्शन जाएगा और एक सही वक्त मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, नाराजगी नीतीश से थी और टारगेट भी नीतीश को ही किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी कुछ नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक जीत पर सवार होते हैं तो आपको कई साथी भी मिलते हैं और नई ऊर्जा भी मिलती है। हमारे साथ फैजान साहब भी लगातार जुड़े हैं। फैजान साहब, अगर इस बिहार चुनाव में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने 12 के लगभग रैलियां की हैं, चिट्ठी भी लिखी बिहार के लोगों के लिए, पोस्टर बैनर में भी नीतीश जो है वो गायब रहे और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आगे रहे। तो इस सब के बीच में अगर देखा जाए, उनके ऊपर भी कुछ इस चुनाव के हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे या ये बिल्कुल अलहदा है? नहीं, बिल्कुल अलहदा तो नहीं हो सकता है। बिहार में जैसा कि अभी एनके सिंह साहब कह रहे थे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और ये जो होते हैं बदलाव होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, या कम से कम नॉर्थ इंडिया पर पूरा पड़ता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे अब अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, या 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, और उसके बाद 2024 में लोकसभा का इलेक्शन। इसका असर मुझे लगता है कि बंगाल के इलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ उपाध्याय जी और एनके सिंह साहब की जो बातें कही तेजस्वी के बारे में, ये बिल्कुल सही बात है कि तेजस्वी ने सिंगल हैंडेडली ये इलेक्शन को मैनेज किया है और इलेक्शन का सारा कुछ वो अकेले कर रहे थे। इसमें इनकी पार्टी का कोई भी लीडर और शामिल नहीं हुआ है, वो सारा कुछ वो अकेले कर रहे थे। इसलिए ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अगर वो बहुमत में आते हैं या बहुमत के करीब पहुंचते हैं तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो तेजस्वी प्रसाद 31 ईयर्स ओल्ड तेजस्वी प्रसाद को ही जाता है। चलिए, तो अगर यही एग्जिट पोल और आपकी जो ओपिनियन है, जो आपका अनुभव के आधार पर आकलन है, वही एग्जिट पोल में तब्दील हुआ तो यकीनन इस जीत का सेहरा जो है वो तेजस्वी के सर ही बंधेगा। लेकिन महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया, 5% वोटर जो है महिलाओं का वो बढ़ गया। तो क्या उन्होंने नीतीश के शराबबंदी के वादे को उन्होंने पसंद नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है महिलाओं के बीच में, क्या वो उस तरफ स्विंग नहीं की, या अभी भी वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल ये कह रहा है कि अब की बार बिहार में बनेगी तेजस्वी की ही सरकार। हालांकि एक हमारे जो पैनलिस्ट हैं फैजान अहमद जी, ब्यूरो चीफ है हिंदुस्तान के, उनका कहना है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, लेकिन बहुमत यही कहता है, एग्जिट पोल यही कहते हैं कि इस बार महागठबंधन का परचम लहराएगा। हमारे साथ लगातार हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, इस बार 5% महिला वोटरों की तादाद बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आमतौर पर नीतीश को महिलाएं पसंद करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग नजर आती है और शराबबंदी काफी हद तक महिलाओं की मांग थी, जिसे नीतीश ने पूरा भी किया। क्या ये वोट उनके हक में नहीं गया? नहीं, देखिए, महिलाओं का आधी आबादी की बात हम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आधी आबादी शुरू से जनता दल यूनाइटेड एनडीए का कहें तो वो रहा है, उनके तरफ रहा है। लेकिन इस बार हर जगह कुछ न कुछ इसका दूसरा इम्पैक्ट भी हुआ है। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ है कि पूर्ण शराबबंदी के कारण कई जगहों पर कई लोग जेल की यात्रा करनी पड़ी कई परिवारों को। तो ऐसे में उस परिवार का अगर मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र से मान लीजिए 10,000 की आबादी है, उसमें से 200-150 लोग अगर यदि पकड़े गए तो वहां पर उसका इम्पैक्ट बड़ा हुआ। तो यह जो है सो नाराजगी भी है एक तरफ से। ठीक है, शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी की सब हम लोग चाहते हैं कि शराबबंदी रहे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यह जो इसका दूसरा पक्ष है कि अगर वो गिरफ्तारी हो गई तो उसमें फिर उसको जद्दोजहद कानूनी प्रक्रिया के तहत में करना पड़ा और यह नाराजगी भी हुई। ये बहुत से लोग और उसके परिवार का मान लीजिए 10 लोग हैं तो 20 लोग उससे प्रभावित हुआ, उसका ससुराली पक्ष हुआ, उसके घर वाले हुए, माता पिता हुए, तो कई लोग। जी एनके सिंह जी, एक और फैक्टर है, वो है युवा वोटर्स का फैक्टर। और जिस जंगल राज की दुहाई बार बार नीतीश अपने संबोधनों में या फिर बीजेपी के तमाम नेता अपने संबोधनों में दे रहे थे, वो जंगल राज अब बहुत बीते दिनों की 30 साल पुरानी बात हो चुकी है। जो नया वोटर है 18 से 25-30 साल का,
उसके जहन में उसकी यादें नहीं बची हैं, तो उसके लिए वो मुद्दा था ही नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जंगल राज ये एक वो उनकी बात है जो 50 साल के ऊपर हो गए हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुआ था तो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं था कि उसके पहले नहीं थी, लेकिन जंगल राज उसको कहा जा सकता है। संभ्रांत वर्ग ने उसको जंगल राज कहा और ये खूब चला। ये हुआ भी था क्योंकि पावर शिफ्ट हुआ था। क्रिमिनल तब भूमिहार अब नहीं होता था, अब यादव होता था क्रिमिनल, किडनैपिंग यादव करने लगा। तो इसमें बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसको ब्रांड किया जंगल राज है। लेकिन आपने जब 15 साल में किया तो इंडस्ट्रीज कम हो गई। आप गौर से देखें तो प्रति इंडस्ट्रियल यूनिट जो जॉब्स 29 हुआ करती थी वो घट के 15 हो गई हैं। इंडस्ट्रीज लगभग गायब हो गई। एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट था नहीं। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत खराब था। अभी भी 90% लोग वहां से रूरल एग्रीकल्चर से सस्टेनेंस डेराइव करते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट हुआ नहीं। आपने एक बहुत अच्छा काम किया शराबबंदी का, लेकिन आप भूल गए कि अगर कोई लॉ लाते हैं तो उसके लिए एजेंसीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या आपकी एजेंसीज उतनी स्ट्रांग थी? नतीजा शराब तो पूरा बिक रहा है, लेकिन उसके रेट बढ़ गए हैं। अब वो घर में पीता है, बीवी को मारता है। 13 साल का बच्चा शराब के धंधे में लग गया है। मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से औरतें भी नाराज हुई कि भाई जो बाहर पीता था वो यही पीने लगा है। तो मेरे ख्याल से नीतीश ने इनेप्ट हैंडलिंग की, शराबबंदी की। गुजरात में ऐसा नहीं है, गुजरात का समाज अलग है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स थे। नीतीश से नाराजगी थी, विकास की कमी थी, महिला और युवाओं को लुभाने में भी कामयाब नहीं रहे, और इस तमाम परेशानियों को तेजस्वी ने बखूबी पकड़ा, मोदी का सम्मान रखा और सीधे सीधे नीतीश की नाराजगी को भुनाया। नतीजे क्या आते हैं ये कल पता चलेगा, लेकिन अपने दर्शकों को इस तमाम चर्चा के जरिए क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, तेजस्वी अगर जीतते हैं तो उसकी क्या कुछ वजह रहेंगी, क्या कुछ गलतियां नीतीश के खेमे से रहीं, वो समझाने की कोशिश की। लेकिन असली तो कल जब ईवीएम खुलेगी तभी नतीजे पता चलेंगे। उसका इंतजार कीजिएगा, क्योंकि न्यूज नेशन लेकर आएगा सबसे तेज, सबसे सटीक और पूर्ण विश्लेषण के साथ नतीजे कल सुबह 6 बजे से लगातार। आप सभी के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए